नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसी के चलते तमाम जो गठबंधन है वो बीजेपी को घेर रहा है। किस तरह बीजेपी की नीतियां हैं और किस तरह गठबंधन की नीतियां हैं, इसी के लिए जनता को जागरूक करने के लिए सभाएं हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के पीआरओ अदनान अशरफ ने क्या कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक बार जरूर सुनिए और राय भी साझा कीजिए। कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी बाकी है। तो ऐसे समय में आज देश में दो विचारधारा हैं। एक गांधी की विचारधारा है जिसकी कांग्रेस पार्टी अनुयायी है, एक गॉडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आज आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी अपनी हर सभा में राजनीतिक मंचों से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक 400 सीटों का नैरेटिव पूरे देश में चलाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पहली बात तो कोई 400 सीटें जीतने नहीं जा रहे, वो सिर्फ उनका एक झूठा जुमला है। जैसा उन्होंने एक झूठा जुमला पहले दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, तो उसी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन आज वो 400 पार की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट है कि जो एक देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान हमारे देश को दिया था, जो देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, आज़ादी देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलना चाहती है। और उनके जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हैं, वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से की जा चुकी हैं कि देश के संविधान को बदला जाए। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि देश के ढांचे को बदलने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बदलने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। उस टाइम उन्होंने जस्टिस तलैया की अगुवाई में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और उसकी सिफारिशें देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब को भेजी थी कि देश के संविधान को बदला जाए। लेकिन उस समय हम लोग थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी का कि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं देश का राष्ट्रपति रहते हुए इस तरह की संविधान बदलने की किसी भी सिफारिश को खारिज करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग, जो वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं क्योंकि देश का जो संविधान है वो हमें 5 चीजें देता है। सबसे पहले वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। संविधान की नज़र से, कांग्रेस की नज़र से देश के सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सब लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने बहुत सारी अपनी किताबें ऐसी लिखी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी किताबों में राइट ऑफ इक्वालिटी का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज, हमारा जो संविधान है वो हमको राइट ऑफ फ्रीडम देता है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जब से सरकार बनी है कि सबको बोलने की आज़ादी हो। आपको जैसे सबको पता है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, कि देश का माहौल कैसा बनाया गया है पिछले 10 सालों में। कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, सरकारी मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी लगाई जाती है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है। जो आरएसएस के किसी भी नेता की किताब में नहीं लिखा कि हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन हमारे राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, वोट का अधिकार प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से देश में समय समय पर चुनाव के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, ईवीएम के ऊपर, तो वो भी एक चिंता की बात है। एक चौथी चीज है राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट एक वही संविधान का हिस्सा है जो इस व्यवस्था से ऊब चुका है, परेशान है। वो प्रोटेस्ट के जरिए अपनी जो बात को समाज के बीच में रख सकता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस या शासन से, ईडी के सहारे से उनका दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है।
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह का यकीन नहीं दिलाया कि उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई वाली सरकार में क्यों जस्टिस तलैया की एक बेंच बनी थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। ना ही उन्होंने आज तक किसी को ये बताया कि हम उस श्वेत पत्र से अपने आप को अलग करते हैं और हम संविधान को नहीं बदलेंगे। सिर्फ वो एक बात बोलते हैं जो सिर्फ कितना उनकी बातों में सच्चाई होती है, कितनी नहीं, सारी देश की जनता जानती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी रंग के हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो उनका पिछड़ापन खत्म करने के लिए रिजर्वेशन की पक्षधर रही है और समय समय पर रिजर्वेशन देती आई है। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से बैकडोर से देश में रिजर्वेशन को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। रेलवे को अगर पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी दी गई है, रिजर्वेशन का फायदा तब भी हो सकता है जब आपको नौकरी मिलेंगी। आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, पोर्ट्स को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, तो कहाँ से आपको नौकरी मिलेगी? जब आपने बैंकों का निजीकरण कर दिया तो वहाँ ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सेना में आपने भर्ती होती थी, उसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। आप एक अग्निवीर योजना, एक ऐसी योजना लेकर आए जिसमें सबसे पहले देश के लिए जो मर मिटने वाले हमारे शहीद सैनिक हो जाते हैं उनको एक सम्मान मिलता था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया और उसके साथ साथ उनको ना वो सुविधाएं हैं जो और फौजियों को और जो सेना के लोगों को मिलती हैं, ना ही वो सम्मान है जो और लोगों को मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी इसके पुरजोर विरोध करती है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम रिजर्वेशन प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करेंगे, पीएसयूज को हम दोबारा से खड़ा करेंगे, क्योंकि जितने भी देश के पीएसयूज को बंद कर दिया गया है, अगर पीएसयू खड़े हो जाएंगे दोबारा तो उनमें रिजर्वेशन के माध्यम से दोबारा से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कास्ट सेंसेक्स। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी अक्सर ये बात कहते हैं कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं रही और उन्होंने 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उनके जस्टिस ने यही कहा था कि अगर कास्ट सेंसस हो जाता है ईमानदारी से तो लोगों को बहुत फायदा होगा। उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, बाद में वो हमारे सम्मानित नेता देश के राष्ट्रपति हो गए थे। उन्होंने सारी पार्टीज को लेटर लिख के ये पूछा था कि आपकी इस बारे में क्या राय है। उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि देश में कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है और हम सब इसके समर्थन में हैं। 2019 में भाजपा के नेता राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली उजागर नहीं की है और समय समय पर वो इन चीज़ों से बचते रहे हैं। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, हम लोग इसका बिल्कुल खंडन करते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने गारंटी दी गई हैं उससे बीजेपी के लोग इतने बौखला गए हैं। हमने देश की महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने मंगलसूत्र की बात लेकर आए काउंटर रिप्लाई के लिए, ताकि देश का जो सामाजिक सौहार्द है उसको खराब किया जा सके और किसी भी तरह से जो एक चुनाव का एक अच्छा वातावरण है इंडिया गठबंधन का झूठ बोल के उसको खराब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 1 में, यूपीए 2 में तमाम तरह की योजनाएं चलाई। हमने उसमें मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई, इंदिरा आवास योजना चलाई। इस तरह की तमाम हमारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिससे देश को फायदा मिल रहा था। लेकिन आज बीजेपी के पास 10 साल के अपने शासन में बताने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक झूठ के। आज उनका एक राजनीतिक मंच वो सजाते हैं, उस पर पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोला जाता है ताकि उनको इस तरीके का चुनाव में फायदा हो जाए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने मैनिफेस्टो वाले मामले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक वाली भूमिका अदा की, उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि उनके सिर्फ झूठ बोलने से, हमें बदनाम करने से उनका झूठ घर घर तक पहुंच गया और उसमें जो हमने गारंटी दी है लोग उस बात से खुश हैं। हमने कर्नाटक में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हमने हिमाचल में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हम लोगों ने जो भी वादा किया हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से हमने पूरा करने का काम किया है। रही बात देश के किसानों की,
क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसान आते हैं, हम लोग भी कृषि प्रधान राज्य से हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में हम लोगों ने किसानों का 65,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव में आने से पहले कहते थे हम किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन आज आप देखिए ये देश करीब भारतीय जनता पार्टी के काले 3 अध्यादेशों के कारण 800 किसानों की बलि ले चुका है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप मंगलसूत्र की बात करते हैं तो जो 800 किसान शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके जो मंगलसूत्र आपने छीने हैं, उनके बारे में आप कभी क्यों नहीं बोलते? किसानों की शहादत आपने क्यों ली? आप अपने कुछ उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे काले अध्यादेश क्यों लेकर आए, जो आपने देश के अन्नदाता के ऊपर आपने उसकी मार मारी? आप तो ये कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज आप चुनाव में वो नारा लेकर क्यों मौजूद नहीं है? आज आपने नारा क्यों बदल दिया? आपका आज नारा वही होना चाहिए। आप तो महंगाई की बात करते थे, तो आप ये बात राजनीतिक मंचों से क्यों नहीं बताते कि आपके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल सेंचुरी क्यों मार गया? जैसे कि आपने अदनान अशरफ को सुना, जो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पीआरओ हैं, तमाम बातें जो हैं, किस तरह की विचारधारा बीजेपी की है और किस तरह की विचारधारा कांग्रेस की है, ये तमाम बातें उन्होंने रखी। पहले का जिक्र भी किया कि पहले आज़ादी के बाद से क्या कुछ किया गया और किस तरह जो सुविधाएं और जो सेवाएं सरकार दे रही है, किस तरह उनका नाम बदला गया और वही रेप्लिका उसकी डाल दी गई या फिर नाम बदल के उसको पब्लिक के अंदर पेश किया गया। इस पूरी चर्चा पे अहम चीज़ें आपको कौन सी लगी, क्या आप सोचते हैं, उसकी राय प्रतिक्रिया आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।